अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, अशरफ चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। माजरत चाहता हूं, मैं लेट हो गया हूं। 11 PM शो 29 मिनट्स की देर से शुरू हो रहा है और उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच था जिसकी वजह से हम लेट हो गए। हमारे बहुत जबरदस्त दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं हमारे। ही इज वन ऑफ द मोस्ट अकॉम्प्लिश्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। मेरी तरह के प्योर पेंडू प्रोडक्शन है वो, और आज उनसे गपशप करके मजा आ जाएगा। और हम पुरानी कंपनी में कॉलीग भी रहे हैं। जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया उनको मैं बताता चलूं कि आज हमारा प्रोग्राम को आधा घंटा लेट स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से मैं माजरत चाहता हूं। कोई टेक्निकल ग्लिच था। 143 पीपल आर ऑनलाइन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स सरदार अली वट्टू साहब। ही इज वन ऑफ द मोस्ट अकॉम्प्लिश्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। बाकी तारफ हम उन्हीं से करेंगे। वट्टू साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम चौधरी साहब, क्या हाल है? आप जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप माशाल्लाह जी बड़ा कोई दबंग किस्म का शो कर रहे हैं। रोज हम आपको स्क्रीन पे देखते हैं और ये सोचते थे कि जी इसमें कोई हमें भी चूंच लड़ाने का मौका मिल सकता है किसी दिन। सर आपसे तो हमने थैंक यू सारी वेरी मच जिंदगी फॉर इंस्पिरेशन ली इनवाइटिंग है मी। सर। सर सारी जिंदगी आपसे इंस्पिरेशन ली है। माशाल्लाह, यू आर सच थॉरो जेंटलमैन, थॉरो प्रोफेशनल, थॉरो ब्रेड प्रोफेशनल है। और पाकिस्तान के जो कॉर्पोरेट होराइजन है उस पे जितनी यंग एज में आप छाए हैं, यू आर अ ग्रेट सक्सेस स्टोरी। सर मैं आपको बारे में सारा कुछ जानता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये हमारे इस वक्त नाजरीन हैं, हमारे जो दोस्त हैं, आप इनको बताएं कि कौन से इलाके से ताल्लुक है जी और कहाँ से पढ़े और क्या हुआ, ये सारी चीजें। सर थोड़ा सा बचपन से एजुकेशन वगैरह अपनी बताएं, फिर हम आएंगे हाउ टू सेव मनी। जी जी अस्सलाम वालेकुम। सरदार अली वट्टू जैसे कि इन्होंने तारुफ करवा दिया है। मैं चुनिया के पास एक गाँव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। हमारे गांव के आसपास करीब कोई स्कूल नहीं था, तो जब मैं 5 साल का था तो समहाउ लकीली एक स्कूल हमारे पड़ोस में आके खुल गया। वो स्कूल था तो किसी और जगह के लिए, लेकिन समहाउ हमारी किस्मत में कुछ पढ़ना लिखना था, तो उन्होंने अमानतन महकमा नहर का एक स्टोर था तो कहा कि जी फिलहाल यहाँ खोल देते हैं, जब नई बिल्डिंग बन जाएगी उस गांव में तो फिर वहाँ ले जाएंगे। तो टीचर जो अपॉइंट हुए उनको कुछ स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे थे, तो उस गांव में आए वाले साहब और बाकी लोगों से उन्होंने कहा जी आपके जो बच्चे भी स्कूल जाने के काबिल हैं उनको भेजें। तो मैं और मेरे कज़न अब्बास, तो हमें बताया गया कि जी आपने सुबह स्कूल जाना है। तो सुबह धोतियाँ पहनी, मैं और अब्बास दोनों स्कूल में पहुंच गए। 3-4 बच्चे वहाँ पहले थे, कोई महकमा नहर की एक कॉलोनी थी, तो वहाँ के कोई अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने वाले निकरों वाले बच्चे थे, और हम 2-3 गांव से बच्चे आए। तो इस तरह से जो जिस एजुकेशन की बज़ाहिर लग रहा था कि कोई सबब नहीं था, तो लकीली उस स्कूल खुलने की वजह से प्राइमरी में वहाँ पे एडमिशन हो गया। बच्चे ज़्यादा नहीं थे, एक ही उस्ताद था, तो 5वीं क्लास तक उस उस्ताद ने 5 क्लासें वो लेते थे और ज़्यादा खुद ही पढ़ने का मौका मिला, आप ये कह सकते हैं। तो फिर सर आप उस बीकॉम ग्रेजुएशन तक कहाँ से आपने पढ़ा? अच्छा, उसके बाद एज लक वुड हैव इट, हमारे गांव से कोई 3 किलोमीटर दूर एक और बड़ा गांव था, तो वहाँ पे प्राइमरी स्कूल था। छोटे बच्चे वहाँ पे आमतौर पे भेजते नहीं थे लोग, लेकिन वो प्राइमरी स्कूल को उन्होंने मिडिल बना दिया जस्ट 1 साल पहले, जब मैंने एडमिशन लेना था। मैं यानी 5वीं क्लास में जब मैं दाखिल हुआ तो वहाँ 6ठी क्लास शुरू हुई, तो सेकेंड ईयर में वहाँ पे मेरी एडमिशन हुई। आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल में, अभी रिसेंटली मैं गांव गया हुआ था तो मैंने वो लौह एजाज की फोटो निकाली है। तो सेकेंड वो ईयर मैंने में देखी थी, टॉपर वो मैंने टॉपर देखी थी स्टूडेंट। जिसमें ये बड़ा एक ऑनर होता था, वो जो ऑनर्स बोर्ड जिस पे फर्स्ट आने जी वाले जो लोग होते हैं वो उनका नाम लिखते हैं। तो मैं जब मैट्रिक में था तो मैं भी चूंकि अपने स्कूल में फर्स्ट आया था, तो वो मैं एक बहुत अरसा बाद गया अपने स्कूल में, तो उन्होंने मेरी वो वहाँ पे नाम और मेरा ईयर मार्क्स वगैरह लिखे हुए थे। तो ये बड़ी जबरदस्त मेमोरीज होती है सर। तो जी, तो इस तरह से मैं वो सेकंड क्लास जो वहाँ से 8वीं जमात पास की, तो उसमें मैं फर्स्ट आया, तो वो नाम शाम इस वजह से लिखा हुआ है। चूनिया पे हमारे से कोई 6-7 किलोमीटर दूर स्कूल था,
तो वहाँ पे फिर एडमिशन हो गया। तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर बोर्ड में मेरी पोजीशन थी, कुछ सिल्वर मेडल, मैंने फोटो भी लगाई हुई है। तो जबरदस्त। आई थिंक पहली दफ़ा मुझे पता चला कि जी लाहौर में जो बच्चे और बाकी जगहों पे जो रहते हैं, मेरे छोटे से गांव में रहने वाले बच्चे उनसे कम नहीं है। उसके हम्म। बाद मैंने इंटर साहिवाल से किया, पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल के, उसमें मेरी बोर्ड पोजीशन थी। फिर हेले कॉलेज से मैंने बीकॉम किया, और हम्म। एज लक फेवर्ड मी अगेन, तो मेरा फर्गुसन लाहौर में चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए एनरोलमेंट हो गया ट्रेनिंग के लिए। तो हम्म। इस तरीके से हर कदम पे अल्लाह ताला ने कोई ना कोई सबब बनाया। आज हम बैठ के लोगों को लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक सीढ़ी भी अगर टाइम से ना लगी होती तो लेक्चर हम सुनने वालों में शामिल होते, देने वालों की बजाय। अपना ब्रोकरेज का काम है आपका? जी, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ इंटीग्रेटेड इक्विटीज का। ये स्टॉक ब्रोकरेज और फाइनेंशियल कंसल्टिंग की कंपनी है। इसके हम्म। अलावा मैं शेयर होल्डर और डायरेक्टर हूँ पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी है। पाकरा। फिर मैं क्रेडिट ब्यूरो, एक पहला पाकिस्तान में लाइसेंस मिला तस्दीक.com के नाम से, उस के भी फाउंडर्स में मैं हूँ और बोर्ड पे भी हूँ। ये भी गाइड करें और हमारे चाहने वालों को भी गाइड करें कि लोग पैसे कैसे सेव करें और कहां सेव करें। चौधरी साहब, मैं आपको अपना पर्सनल वाकया एक अर्ज करता हूँ, उससे मेरे ख्याल में आपको और आपके व्यूअर्स को तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि सेविंग्स की कितनी अहमियत है। 2003 में पहली दफ़ा मैंने डिसाइड किया कि मैंने अपना काम करना है, और मैंने जॉब छोड़ दी। और मेरे पास नया नया घर बनाया था, तो कुछ कर्जे पे करने वाले थे और चंद महीने की सेविंग्स थी सिर्फ। तो काम हमने शुरू किया, काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे कुछ लोगों के साथ काम कर रहे थे, बट समहाउ वो प्रोजेक्ट्स थ्रू नहीं हुए, जिनमें एक मोबाइल फ़ोन के लाइसेंस की बिडिंग भी थी। फौजी फाउंडेशन और AWT और JS ग्रुप की जॉइंट वेंचर के लिए हम काम कर रहे थे। तो उसके बाद हम 3 पार्टनर्स थे इस काम में। तो वहाँ फीसों की इतनी वो थोड़ी फीस आ रही थी कि तीनों तनख्वाह अपनी पूरी नहीं कर पा रहे थे। तो हमने फैसला किया कि तीनों नौकरी ढूंढें, 3 में से जिसको पहले मिल जाए तो एक बंदा कम हो जाए, वो कोई और जाके काम करे और वहाँ से पैसे कमाए, और बाकी 2 के लिए ये हम्म। सफिशिएंट होगा। तो हम्म। मुझे पुरानी जॉब पे मरहूम तासीर साहब ने वो वापस पूछा कि जी तुमने आना है, तो मैंने कहा जी मैं आ जाता हूँ। तो वो फिर इस तरीके से मुझे वापसी का मौका मिल गया एज ग्रुप डायरेक्टर फाइनेंस, दोबारा से उनके साथ काम करने का। तो इस तरह से ग्रुप को मैंने छोड़ा, और फिर मैंने ये जॉब की 2004 से लेके 8-9 महीने में जॉब के बगैर रहा। तो 2004 से लेके प्रैक्टिकली मैंने दोबारा ये कंसल्टिंग में बैठना शुरू किया ब्रोकरेज में 2011 में। लाइसेंस मैंने 2008 में ख़रीद लिया था, बोनसेस वगैरह के पैसे मैं बजाय बेगम को देने के वो उनको मैंने इन्वेस्ट किया, और तब मैं सेव करता रहा, क्योंकि पहला तजुर्बा मुझे हो चुका था कि 2-3 साल की किचन के खर्चे और बच्चों की एजुकेशन के फीसें अगर आपकी जेब में नहीं है, तो आपको जॉब छोड़ने का और बड़ी बड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। का आप कोई हक ही सिर्फ नहीं है। सर नीवा करके फिलहाल काम करते रहें और पैसे जोड़ें। तो जब ये जोड़े बात मैं सर 2-3 साल अक्सर के पैसे। व्हाट्सएप, ये बात मैं अक्सर अपने व्यूअर्स को बताता हूं कि जो मुझे कहते हैं जी मैंने कारोबार करना है, मैं उनसे पहला सवाल यही होता है कि जेंटलमैन, 2 साल का घर का खर्चा, बच्चों की फीसें, किचन, यूटिलिटीज और प्लस 10% ऐड कर लें फॉर द अनफोर्सीन एक्सपेंसेस, ये एक साइड पे रख दें। अब जो बाकी पैसे हैं उससे कारोबार करें। तो 2 साल का खर्चा होना जरूरी है, क्योंकि मैं इस प्रोसेस से गुजरा हुआ हूं, मैं ये पंगा ले चुका था और मेरे पास 2 साल का खर्चा नहीं था। एंड आई नो द काइंड ऑफ स्ट्रेस दैट आई हैड बीन थ्रू, कि मेरे पास 2 साल का खर्चा नहीं था। मैंने अपना ट्रेनिंग में आ गया, ट्रेनिंग का वेंचर स्टार्ट किया, पैसे थे नहीं, और मुझे पता है कि वो हालात कितने मुश्किल थे। जब दोस्त आपके फोन उठाना बंद कर दें, जब आपके वो रिश्तेदार जिन पे आप डिपेंड करते हैं वो उनकी आंखें बदल जाएं, उनके चेहरे बदल जाएं, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। सर, कमिंग टू द पॉइंट, क्विक, हाउ टू सेव मनी। जी, एक तो मैंने अभी हाल ही में इस मौजू पे एक वीडियो बनाई है यंगस्टर्स के लिए। तो मेरा अपना बेटा भी अभी उसको जॉब मिली है अमेरिका में,
तो उसने मेरे से पूछा था कि जी क्या करना चाहिए, तो उसको जहन में रखते हुए एक मैंने नोट बनाया था, तो फिर मैंने उसकी वीडियो ही बना दी है, आपके पेज पे भी शेयर्ड है। तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि उसको खुले दिल के साथ सुने, और ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें उसमें मानी जाएं। और कुछ लोगों ने उस वीडियो के बाद मुझे ये कहा है कि जी आप लोगों को सूद की तरकीब दे रहे हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं दे रहा हूं। लेकिन बैंक में पैसे अगर आप सेविंग्स के नहीं रखेंगे इमरजेंसी के लिए, और आप स्टॉक्स में या किसी और चीज़ में लगा देंगे, तो हो सकता है उसका फ़ायदा मुझे हो, क्योंकि मैं स्टॉक ब्रोकर हूं, तो मेरे पास लगाएंगे तो मुझे फीस मिलेगी, लेकिन आपके लिए वो अच्छा नहीं होगा। आपको जो आपकी मिनिमम 2-3 साल की सेविंग्स वाले पैसे हैं या इमरजेंसी वाले पैसे हैं, वो किसी ऐसे अकाउंट में होने चाहिए जहाँ ज़रूरत पड़े तो कैश निकल आए। तो उसमें जो मैंने बताया है उसको मैं ब्रीफली दोबारा से यहाँ कह देता हूँ। एक तो ये है कि अगर आपकी रेगुलर जॉब लग गई है और शादी से पहले आप इतने पैसे ज़रूर जोड़ें कि शादी के खर्चे आप माँ बाप के सर पे करने की बजाय आप खुद से बेयर करें, तो ये आपका पहला टेस्ट हो जाएगा। शादी के बाद आपकी इनकम को प्रैक्टिकली प्रोविडेंट फंड वगैरह टैक्स कटने के बाद जो आपके पास आए उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें। 60% आप कहेंगे जी मेरा खर्चा है, मैंने इसी में से लोगों की मदद भी करनी है, इसमें से किचन भी चलाना है, इसमें से मैंने रिश्तेदारों के साथ भी जो जिसको हमारी पंजाबी में न्योंदरा पाजी कहते हैं वो करनी है। और 40% बाकी का जो है उसमें से 20% इमरजेंसी फंड बनाएं कि अगर खुदा न खास्ता नौकरी चली जाती है, बीमारी आ जाती है, किसी वजह से कोई और डिसेबिलिटी हो जाती है, तो आपके उस वक्त काम आए। और इंशाल्लाह ये पैसे अगर महफूज रहते हैं तो जब औलाद कॉलेज गोइंग हो, स्कूल तक, तो आजकल वैसे स्कूल्स की फीसें देना भी मुश्किल हो गया, बिकना उसकी फीसें इतनी हो गई हैं और लाहौर ग्रामर स्कूल की, तो वो फीसें यहाँ से फिर आपको मदद मिल जाएगी। करंट अर्निंग प्लस जो आपके पास इमरजेंसी वाली सेविंग वाला पड़ा होगा पैसा, तो वो आपको बच्चों की एजुकेशन में काम आएगा। और जो तीसरा हिस्सा है 20% आखिरी, उसको आप अपने ग्रोथ फंड बनाएं, और वो ग्रोथ फंड 3-4 चीज़ों में इन्वेस्ट करें। सबसे पहले अपना कोई एक कमरे का फ्लैट, अपार्टमेंट, मकान, जो भी जितनी आपकी इनकम है, कोशिश करें कि वो आप ले लें। मॉर्टगेज के साथ भी लेना पड़े तो ले लें, वरना कोशिश करें कि आप क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स को अवॉइड ही करें, क्योंकि एक दफ़ा ये गले पड़ जाते हैं तो फिर बंदा इनका गुलाम हो जाता है। तो ये बुनियादी तौर पे मुझे कल किसी ने ये पूछा कि जी ये तो उन लोगों के लिए है जो 2-3 लाख रुपए कमाते हैं, तो मेरा उसको जवाब ये था कि जो 2-3 लाख कमाता है वो शायद अगर इतना ना भी मेहनत से सेव करे तो शायद उसका काम चल जाएगा, क्योंकि अगली नौकरी भी उसको थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करके मिल जाएगी। जैसे मेरे केस में 2003 में मैंने छोड़ा तो मेरे पास इतनी सेविंग नहीं थी कि मैं चला सकता, लेकिन वापस मुड़ के फिर मैंने काम किया और फिर सेविंग्स हो गई। इसका मेरे जो हिसाब से पहला काम तो ये करना चाहिए कि किसी हाई प्रॉफिट बैंक अकाउंट में जमा करें। मीज़ान बैंक के साथ कर ले अगर वो मजहबी तौर पे समझता है कि बाकी बैंक नहीं करने। अब फैसल बैंक भी फुल इस्लामिक आई थिंक हो गया है, और भी इस्लामी बैंक है, बट वो ऐसे इस्लामी बैंक में करे जो जिसके अभी उम्मीद हो कि जी इंशाल्लाह अगले 5-10 साल तो स्टेबल है, तो उसमें हाई प्रॉफिट वाले अकाउंट में डिपॉजिट करे जो उस वक्त इन्फ्लेशन के ऑलमोस्ट बराबर या उससे 1-2% बेहतर रेट देते हैं। इस वक्त ऑफिशियली पाकिस्तान में कितना इन्फ्लेशन रेट है? पाकिस्तान में ऑफिशियली मेरे ख्याल में अभी जो मई में क्लॉक इन हुआ है वो 8.4% शायद 8. दैट मीन्स कि कम से कम भी आप ऐसे अकाउंट में पैसे रखवाएं जो 9% सालाना दे रहा हो आपको। ये अभी तक तो 9 और 10% मेरे ख्याल इस महीने 9% दिया है मुख्तलिफ लोगों को जो जिनसे मेरी बात हो रही थी। मैंने इससे पहले कोई डेटा जमा किया था तो 9-10% की रेंज में मीज़ान बैंक ने दिया है। आगे उम्मीद कर रहे हैं हम कि इन्फ्लेशन और कम हो जाएगी अगले महीने, 6.5-7%, 7.5% कोई ऐसे नंबर्स सामने आ रहे हैं, तो फिर 8% भी मुनासिब हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन से रेट ऊपर होना चाहिए। इन्फ्लेशन से रेट ऊपर होना चाहिए। अच्छा लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें कोई बैंक स्पॉन्सर नहीं कर रहा, ना मीज़ान ना फैसल, ये सिर्फ हम एक एजुकेशनल प्रोग्राम है हमारा। किसी इस वक्त किसी ये प्रोग्राम कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, या अशरफ चौधरी अपने खर्चे पे पानी पी रहा अपना।
तो इसमें जो एक बेहतरी आ सकती है वो टैक्स सेविंग भी उसमें मिलती है कि म्यूचुअल फंड्स में से जो फिक्स्ड इनकम स्कीम वाले फंड्स हैं, नाफा का इस्लामिक वाला है या दूसरे हैं जो फिक्स्ड इनकम वाले हैं, शुरू में उसमें पैसे लगाएं और बड़े फंड वाले में लगाएं। छोटों में वो हो सकता है कि डिले हो जाए, पैसे आगे पीछे हो जाए। तो जो वेल मैनेज्ड अच्छे फंड्स हैं जिनमें सर फीस पाकिस्तान निस्बतन के जो मुनासिब है। बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, जो जिनके पास बड़ा पोर्टफोलियो है, जिनके पास शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, वो को दो चार के आप नाम दे दें ताकि हम लोगों को बता सकें कि ये बड़े नाम हैं। मैं आपको अपना प्रिंसिपल जाती प्लस एक्सपीरियंस प्रॉफिट। बताता हूं सर। मैं आपको आई विश के ये नसीहत मैंने आपसे कोई 10-15 साल पहले ली होती तो मैं वो बड़ी डस्ट ना खाता। सर 2008 की बात है, आपको ही पता है कि पाकिस्तान में और दुनिया में क्या हुआ। लेमन ब्रदर्स से क्राइसिस स्टार्ट हुआ। मेरे पास एक अच्छी खासी सेविंग थी 2008 तक, एंड आई हैड इन्वेस्टेड ऑल माय मनी इन स्टॉक मार्केट फंड्स। उसमें नफा भी था, यूबीएल भी था, उसमें आरिफ हबीब भी था, जेएस भी था, मिजान भी था। तो मैंने सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किए हुए थे, बट उसमें जो बेवकूफ़ी थी, दे वर ऑल इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट फंड्स। अच्छा, हमारा क्रैश होता है स्टॉक मार्केट, पूरी दुनिया के क्रैश हुए। अच्छा, मेरी जो मेजर बाइंग थी स्टॉक मार्केट फंड्स की, वो उस वक्त थी जब आपका इंडेक्स 13,000 से 16,000 के दरमियान था। राइट। ठीक है। अच्छा, मार्केट क्रैश करती है, मार्केट बंद हो जाती है, फिर मार्केट जब दोबारा खुलती है तो आपको भी याद होगा कि हमारा इंडेक्स आ गया था आई थिंक 4.5 पे। जब बंद रहने के बाद जब खुला था वहां पे तो 4.5 तक गया था। 4.5 पे। तो वो मेरे पैसे यूं समझ लें कि जैसे कुछ तीली लगा देते हैं ना। मतलब अगर 1 मिलियन था तो 1 मिलियन का बन गया 1.5 लाख रुपए। ठीक है। और ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। उधर से आपकी जो टोटल सेविंग है, इट हैज एवेपोरेटेड, और इधर आपके पास जॉब नहीं है और आप आपने बिजनेस स्टार्ट किया अपना। मुझे वो, अगर मैं सोचता कि मेरे अगर वो पैसे फिक्स्ड इनकम वाले में होते, कैश फंड्स में होते, मनी मार्केट फंड्स में होते, उसमें सारी वैरायटीज है, उसमें इस्लामिक वाली वैरायटीज भी हैं, उसमें कन्वेंशनल वाली वैरायटीज भी हैं। हम इस वक्त निटी ग्रिटी में नहीं जाएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इस्लामिक एंड जिसके कन्वेंशनल। एथिक्स वो उसको जो इजाजत देते हैं। जो इजाजत दें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो हमारे जो दोस्त हैं वो बड़े जल्दी जज्बाती हो जाएंगे। अगर बैंक अच्छा रेट नहीं दे रहे तो फिर जो ये मनी मार्केट वाले फंड्स हैं जो या जो फिक्स इनकम फंड्स हैं उनमें इन्वेस्ट करें, वो रेट निस्बतन अच्छा देते हैं। तो वहाँ पे आपकी सेफ्टी भी अच्छी है, अच्छे बड़े फंड्स में करें और आपको रेट भी अच्छा मिल जाएगा और आपका प्रिंसिपल सिक्योर्ड भी होगा। तो जब ओके। तक आप यंगस्टर्स के घर ना बन जाएं, अपना अपना कोई मकान ना बना लें, तब तक इक्विटी मार्केट का रिस्क ना लें तो अच्छा है। फंड जो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसमें कब जाए वो? मेरी उसमें राय ये है कि या तो अपनी सेविंग का एक छोटा हिस्सा, जिसको आप कह सकते हैं कि 20 से 25%, वो रेगुलरली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता रहे और इन्वेस्ट करने अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करने के बाद रोज उसको ना देखे कि जी बढ़ गया है घट गया है, जैसे प्लॉट खरीदते हैं उस तरीके से। तो मैं इसको इस तरह से कहता हूं कि अगर आप पिछले 5 साल की इक्विटी फंड्स की एनुअल प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो 29% है, 28 पॉइंट समथिंग परसेंट है। ये 3 कितने सालों की साल बता रहे हैं? 5 साल की एवरेज। अलबत्ता ठीक है। 3 साल की देखें तो -17% है और 1 साल की, पिछले 1 साल की देखें तो पॉजिटिव कोई 8% है। तो ये अप्स एंड डाउन्स आते हैं मार्केट में, लेकिन अगर कोई इसको लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट कर रहा है और उसको वो वाले पैसे नहीं चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो फिर वो तरीकाकार ये है कि अपनी जो भी सेविंग है उसका 20-25% आप अच्छे स्टॉक्स में डालते रहें
और उसको रोज उस चक्कर में ना पड़े कि जी आज बढ़ गया है तो मैं बेच देता हूँ, क्योंकि वो खाली यू कैन नॉट विन फ्रॉम द मार्केट। तो लेकिन इससे ज्यादा आप मार्केट में सेविंग्स की इस रेशो से 20-25% से ज्यादा इन्वेस्ट ना करें। अगर कंट्रोल से कर सकते हैं तो शुरू से कर लें, तो 5 साल 10 साल 15 साल की प्रॉफिटेबिलिटी 2-3 गुना पैसे आसानी से स्टॉक मार्केट से ही होते हैं। लेकिन उसमें रिस्क ये है कि बाज़ दफ़ा अगर अर्जेंटली पैसे चाहिए हों, जैसे आपको 2008 में चाहिए थे, वर्स्ट केस में अगर आपने बेच दिए तो आपका लॉस हो गया। लेकिन अगर वही शेयर्स आप 2013 में बेचते तो आपके ओरिजिनल पैसे डबल हो जाने थे। आप कुछ भी ना करते, 5 साल सस्टेन करते, 2013 में मार्केट 19,000 हो गई थी, तो आपकी जो आपने 13,000 पे इन्वेस्ट किए थे, 19,000 पे उसूलन वो पैसे डबल हो जाने चाहिए थे। ओके सारी अप एंड डाउन उसमें कवर हो जाती।